तो एक तरफ तो युद्ध के मैदान में रूस पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन में रूस के एक और घातक हथियार की चर्चा तेज है। दरअसल दावा यह किया गया है कि पुतिन का यह हथियार बहुत खतरनाक है और इसने जेलेंस्की के सबसे सुरक्षित अड्डे के लिए भी खतरा पैदा कर दिया है। खबर ने पुतिन को 440 वोल्ट का शॉक दिया है और पूरा रूस का सिक्योरिटी महकमा इस खबर से पूरी तरह हिल चुका है। यूक्रेन में रूस की फौज के साथ लड़ रहे वैगनर ग्रुप के कमांडर ने नॉर्वे में शरण मांगी है। ये है 26 साल का एंद्रे मेदवेदेव, जो इस वक्त नॉर्वे में है और उसका आरोप है कि यूक्रेन में रूस युद्ध अपराध कर रहा है। नॉर्वे और रूस के बीच 198 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है और एंद्रे मेदवेदेव ने इस बॉर्डर को क्रॉस करके नॉर्वे से आसरा मांगा है। जाहिर है ये बात पुतिन को पसंद नहीं आएगी और पुतिन के खुफिया सिक्योरिटी एजेंसी अब एंद्रे मेदवेदेव की दुश्मन बन जाएगी, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। एंद्रे मेदवेदेव रूस का एक पूर्व सैनिक है। वो 2017 से 2018 के बीच रूस की जेल में भी रह चुका है। एंद्रे मेदवेदेव जुलाई 2022 में वैगनर ग्रुप में शामिल हुआ। उसने वैगनर ग्रुप के साथ 4 महीने का कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन यूक्रेन में उसने देखा कि रूस की फौज यूक्रेन में वॉर क्राइम कर रही है। इस वक्त यूक्रेन में रूस की तरफ से लड़ रही 10% फोर्स वैगनर ग्रुप की ही है और उसके खिलाफ वॉर क्राइम की रिपोर्ट लगातार मिल रही है। ये फोर्स सीरिया से लेकर लीबिया और अफ्रीका में भी तैनात रही है। लेकिन एक बार फिर लौटते हैं पुतिन की किचन मिसाइल पर, जिसने जेलेंस्की के घर का नक्शा बिगाड़ दिया है। नीप्रो शहर पर इस मिसाइल ने कहर बरसाया है और पुतिन की फौज दावा कर रही है उन्होंने जो टारगेट चुना था वो पूरी तरह बर्बाद किया जा चुका है। इससे पहले पुतिन ने ये यूक्रेन के शहर क्रमनचुक पर इस मिसाइल का जब इस्तेमाल किया था तब पूरी दुनिया ने रूस को घेर लिया था। इस हमले की दिल दहला देने वाली तस्वीरें आई। इस शहर के लोगों को यकीन नहीं हुआ था कि पुतिन की आग उन पर भी बरसेगी। क्रेमेचक के मॉल की तरह नीप्रो पर भी इस बड़ी मिसाइल से हमला हुआ और पूरी इमारत ढह गई। इस हमले के बाद भी जेलेंस्की का गुस्सा 7वें आसमान पर है। Та усім нідерландцям за незмінну підтримку і чітке розуміння, що українці мають перемогти російську агресію. Сьогодні ми обговорили захист від російських ракет та іранських дронів. Робимо все, щоб максимально посилити нашу. मॉल पर हमले के बाद रूस का एक स्टेटमेंट भी आया है। रूस ने माना है कि क्रमनचुक में रूस ने टारगेट पर बहुत ही सटीक हमला करने वाली मिसाइलों से अटैक किया था, लेकिन टारगेट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं बल्कि पास ही हथियारों का एक गोदाम था, जिसकी वजह से बम गोलों की आग मॉल तक भी पहुंच गई। शॉपिंग मॉल में जब धमाका हुआ तब वहां काफी भीड़ थी। आरोप है कि रूस की मिसाइल से यहां हमला हुआ है और सब कुछ तबाह हो गया। इस हमले की धमक पूरी दुनिया तक पहुंची है। क्रमनचुक की तरह नीप्रो शहर भी नीप्रो नाम की नदी के किनारे बसा हुआ है। दोनों के बीच फासला करीब 150 किलोमीटर का है। ऐसे सेंटर को टारगेट करने का मतलब है कि पुतिन डॉनबास से आगे बढ़कर जेलेंस्की की राजधानी को घेरने की तैयारी में है और इसके लिए वो नीप्रो नदी के आसपास जेलेंस्की के मोर्चे को कमजोर करना चाहते हैं। Динамика положительная. Все развивается в рамках плана Министерства обороны, Генерального штаба. И надеюсь, что наши бойцы еще не один раз порадуют нас своими результатами боевой работы. इससे पहले बूचा में नरसंहार की तस्वीरें आई थी और आरोप पुतिन पर लगाया गया। इसके बाद मारियुपोल में थिएटर पर मिसाइल हमले की तस्वीर आई और आरोप पुतिन पर ही लगाया गया। फिर क्रमनचुक में शॉपिंग मॉल पर हमला हुआ, कई लोगों की मौत हुई और इसमें भी पुतिन को जिम्मेदार ठहराया गया। ये तस्वीरें अपने आप में इतनी भयानक हैं कि दुनिया की कोई भी ताकत युद्ध के दौरान ऐसे सिविलियन टारगेट्स पर हमले को जायज नहीं ठहरा सकती। Вранці я звернувся до Сполучених Штатів Америки із закликом визнати Росію державою-спонсором тероризму.
Відповідна резолюція погоджена Комітетом Сенату США, а юридичне рішення може бути ухвалене Державним департаментом. І таке рішення, очевидно, потрібне, і його має підтримати увесь демократичний світ. Я сказав про це учасникам саміту Великої Сімки, який відбувся в Німеччині. ज़ेलेंस्की अब भी ये युद्ध जीत सकते हैं। इस बारे में उनके हौसले अब भी बहुत बुलंद हैं, जबकि डॉनबास करीब करीब उनके हाथ से निकल चुका है। दक्षिण में मारियुपोल पर रूस का कब्जा है। रूस अब ओडेसा की तरफ बढ़ रहा है और एक तरह से 40% यूक्रेन को वो अपने कब्जे में जल्द ले सकता है। लेकिन हजारों लोगों की मौत और आधा यूक्रेन तबाह होने के बाद ज़ेलेंस्की के बदले वाले तेवर पूरी तरह डिफेंसिव कहे जाएंगे, क्योंकि वो अब तक सिर्फ अपनी जमीन पर हमले बचा रहे हैं, जबकि अपने घर पर हमला होने के बाद कोई भी संप्रभु देश दुश्मन के दिल पर अटैक करने की तैयारी करने की सोचता है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को पूरा 1 साल हो जाएगा और ऐसे में दुनिया को उम्मीद थी कि शायद युद्ध की धार कमजोर होती दिखाई देगी, पर हुआ नहीं ऐसा। जितना पुतिन आक्रामक नजर आ रहे हैं, उसी तरीके का रवैया ज़ेलेंस्की का भी देखने को मिल रहा है। जबकि रोज रोज पुतिन अपने नए नए हथियार की नुमाइश कर युद्ध की दिशा को मोड़ने में जुटे हुए हैं। लेकिन 11 महीने बीतने के बाद भी हालात जस के तस बने हुए हैं। सवाल है कि क्या ज़ेलेंस्की इसका बदला पुतिन से लेंगे? अगर ज़ेलेंस्की पुतिन से बदला लेंगे तो कैसे लेंगे? क्या ज़ेलेंस्की कामिकाज़े प्लान पर काम कर रहे हैं? जिस तरह दूसरे विश्व युद्ध में जापान के पायलट्स ने अपनी जान गंवाकर अमेरिका के वॉरशिप पर हमले किए थे, अगर ज़ेलेंस्की का ऐसा कोई प्लान है तो क्या उनके टारगेट पर रूस का कोई बड़ा शहर है, जैसे कि मॉस्को? लेकिन अपने ऊपर थोपी जंग को लेकर ज़ेलेंस्की का रवैया अब भी आक्रामक कम नजर आता है। नीप्रो पर पुतिन की मिसाइल बनकर आए तूफान ने सब कुछ खत्म कर दिया और ज़ेलेंस्की अब भी पुतिन की मिसाइल गिनने में लगे हुए हैं। ज़ेलेंस्की की बातों से एक बात तो साफ है कि वो कीव में अपने बंकर में बैठकर रूस की बमबारी का सिर्फ आंकलन कर रहे हैं। वो रूस की मिसाइल हमलों को लेकर आक्रामक हैं, लेकिन सिर्फ अपनी वीडियो वाली स्टेटमेंट में ही उनका गुस्सा झलकता है और इससे पुतिन को अब तक कोई फर्क नहीं पड़ता दिखाई देता। देखा जाए तो पुतिन के इस युद्ध को रोकने में ज़ेलेंस्की तो फेल हुए ही, साथ में उनका सबसे बड़ा दोस्त अमेरिका भी पीछे हट गया। नेटो तो पहले से ही पुतिन से घबराया हुआ है, जबकि यूक्रेन में युद्ध को लेकर पूरे पश्चिमी हल्के में पुतिन की आलोचना हो रही है। पुतिन के फैसलों को आड़े हाथों लिया जा रहा है। अब ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि वो संयुक्त राष्ट्र के मंच पर जाकर पुतिन को घेरे और इसके लिए उन्होंने 24 फरवरी की तारीख तय की है, यानी वो दिन जब यूक्रेन पर पुतिन के हमले का 1 साल पूरा हो जाएगा। Both of the resolutions are the priorities for the Ukrainian delegation in the United Nations. We are trying to coordinate around the vision of Ukraine, our partners. We will see what will be the result, but obviously both of the resolutions will be submitted for the consideration, and I hope that we will have strong support for both of the resolutions with the help of our partners. कुल मिलाकर यूक्रेन में रूस का स्पेशल ऑपरेशन रोकने की तमाम कोशिश जमीन पर नहीं बल्कि मीटिंग रूम्स, कंट्रोल रूम और G7 जैसे मंचों पर हो रही है, जहां अमेरिका से लेकर ब्रिटेन, कनाडा और जर्मनी इस युद्ध को लेकर पुतिन पर मजाक बनाना तो जानते हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की का साथ देने के नाम पर कुछ चुनिंदा हथियार देने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे हैं।